Hello student, welcome to the another video of the gravitation. In this video we are going to discuss about the mathematical derivation for the period of satellite and the binding energy. When we talk about the periodic time, what is meant by the periodic time basically? So the time taken by the object or the anything to complete one event is called as a periodic time. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पीरियोडिक टाइम क्या होता है? किसी भी चीज़ को उसका एक इवेंट कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसी को हम उसका पीरियोडिक टाइम कहते हैं. एग्जाम्पल, हमारे अर्थ का जो रोटेशन होता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस ये 24 आवर्स का होता है, इसीलिए हम लोगों के अर्थ का पीरियोडिक टाइम अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड एज अ 24 आवर्स. व्हेन वी टॉक अबाउट द रिवोल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, सो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अगर हम बात करें अराउंड द सन तो 365 डेज होता है, यानी 1 ईयर होता है. सो पीरियोडिक टाइम का बड़ा ही सिंपल सा मतलब होता है कि टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन इवेंट. एक इवेंट को कंप्लीट करने के लिए जो भी उसको टाइम लग रहा है उसको हम उसका पीरियोडिक टाइम कहते हैं. उसी तरह से सैटेलाइट जब प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसे जो भी टाइम लगता है वो उसका पीरियोडिक टाइम होगा. तो यही पीरियोडिक टाइम का डेरिवेशन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पीरियड ऑफ. अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या कहती है इसकी? पीरियड ऑफ सैटेलाइट the time taken by satellite to complete one revolution around the planet is called period of satellite. अगर पीरियड ऑफ सैटेलाइट कोई भी प्लैनेट का हो सकता है, आप यहाँ पर अर्थ भी यहाँ पर आप लिख सकते थे जैसे कि टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एज अ पीरियड ऑफ सैटेलाइट फॉर द अर्थ दैट टाइम वी कंसिडर. सो ये होता है हमारा पीरियड ऑफ सैटेलाइट. अब बात करते हैं हम लोग इसकी डेरिवेशन की. तो इसके डेरिवेशन, सो एक्सप्रेशन फॉर period of satellite. So for the expression of the satellite we consider this is our earth, okay, this is the center O, and let me consider this is the radius of the earth capital R, mass of the earth capital M, and let me consider one of the satellite of mass M is present at a height h, okay. So this is the mass of the satellite M and it is revolving around the earth in a circular orbit. इसको हम लोग circular orbit में क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व करवा रहे हैं. सो जब भी कोई चीज़ सर्कुलर ऑर्बिट में होती है या फिर सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट करती है तो वहाँ पर एक चीज़ तो होना ही चाहिए. क्या होना चाहिए वहाँ पर? तो डेफिनेटली वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स तो होना ही चाहिए. तो वहाँ पर एक हिसाब से सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट हो रहा है. सो देखिए, जब भी सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो वो कितना डिस्टेंस कंप्लीट कर रहा है? हाउ मच डिस्टेंस इट कंप्लीटेड, कितना डिस्टेंस कंप्लीट करेगा? तो ये एक सरकमफरेंस को कंप्लीट करने वाला है. सो वी कैन से दैट व्हेन सैटेलाइट रिवॉल्व around the earth the distance covered in one revolution is equal to the circumference of circle.
circle. So when we talk about the circumference of circle, so circumference of circle कितना होता है 2 pi r. So we can say that यहाँ पर अगर हम लोग लिख लेते हैं t will be equals to simple formula time period equal to distance covered in one revolution divided by velocity ओके कंटिन्यू करते हैं इसे. So when we talk about the time period, so this is circumference of circle. Divided by the critical velocity, है ना. VC होगी, critical velocity होगी, right? तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं that will be equals to 2 pi r, है ना, 2 pi r divided by critical velocity. What is the formula for critical velocity? In the last lecture we already calculated that under root gm upon r. So इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर r को हम ऊपर ले लेते हैं यानी इसको इन्वर्ट कर लेते हैं तो 2 pi r into अंडर रूट के अंदर r अपॉन gm. इस चीज़ को ध्यान से समझना है आपको. अब अगर इस r को मैं स्क्वायर रूट के अंदर ले जाता हूँ, अगर इस r को मैं स्क्वायर रूट के अंदर ले जाऊंगा तो ये r का स्क्वायर हो जाएगा. तो क्या बनता है यहाँ पर t विल बी इक्वल्स टू 2 पाई को बाहर ही रखेंगे अंडर रूट के अंदर. अगर इस r को अंदर ले जाएंगे तो ये आ जाए r स्क्वायर और ये r ऑलरेडी यहाँ पर है डिवाइडेड बाय gm. So what is the final formula? T will be equals to 2 pi under root of r cube upon gm. r cube upon gm. This is the expression for that of the period of satellite. ये होता है period of satellite का जनरल एक्सप्रेशन. अब इसमें हम लोग बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो जो सैटेलाइट है वो अर्थ के काफ़ी नज़दीक है, तो अर्थ के काफ़ी नज़दीक है. अब ये आर जो हम कंसिडर कर रहे हैं, ये आर क्या है, ये जो स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर टोटल आर प्लस एच है ना, आर प्लस एच है, राइट. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू क्या है, आर प्लस एच. एंड व्हेन द सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, अगर बहुत नज़दीक है, ओके, व्हेन satellite is very close to earth, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, h की वैल्यू को 0 ले सकते हैं. तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाता है कि t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये तो देखो h तो 0 हो गया, क्या बचा r, तो r का क्यूब बचेगा यहाँ पर, और gm के बदले आप क्या पुट कर सकते हो, gr स्क्वायर पुट कर सकते हो, है ना. क्या पुट कर सकते हो आप, gr स्क्वायर पुट कर सकते हो. तो ये स्क्वायर गया और ये यहाँ से एक स्क्वायर चला जाएगा, तो t कितना बचेगा, अंडर रूट g अपॉन r बचता है, अंडर रूट g अपॉन r. और अगर आप अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू निकालेंगे तो करीबन 84 मिनट्स का आता है. जैसे कि हम लोगों ने कल देखा था वीडियो में कि सैटेलाइट को, जो पोलर सैटेलाइट होते हैं जो बहुत नज़दीक रिवॉल्व करते हैं, उनको रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए करीबन 120 मिनट 90 मिनट के आसपास इसको लगते हैं. सो दिस इज़ नथिंग बट द एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ सैटेलाइट. तो चलो थोड़ा सा इसको फिर से एक बार रिवाइज करवा लेते हैं हम लोग. सो देखिए, अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है, द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड एज अ पीरियड ऑफ सैटेलाइट. अगर हम अर्थ की बात करें तो आप यहाँ पर प्लैनेट के बदले अर्थ भी डाल सकते हो, यानी आप यहाँ पर अर्थ भी लिख सकते हो, राइट, इज कॉल्ड एज अ पीरियड ऑफ सैटेलाइट. फिर हम लोगों को एक्सप्रेशन लेना था. एक्सप्रेशन के लिए हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, हमने कंसिडर किया कि ये अर्थ है और इसका मास कैपिटल M है, राइट. ये स्मॉल m जो है ये मास ऑफ द सैटेलाइट है, राइट, मास ऑफ द सैटेलाइट, और ये एक ऑर्बिट में घूम रहा है जिसकी ऑर्बिट की जो रेडियस है वो r है. r क्या होती है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट होती है, याद रखना. स्मॉल r क्या होता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट होता है.
तो जब सैटेलाइट एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो वो एक सरकमफरेंस कंप्लीट करेगा। तो हमने क्या लिखा, सिंपल फॉर्मूला देखो, टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, कोई हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा या फिर कोई रॉकेट साइंस हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम जनरल फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम पीरियड का मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है बेसिकली, अगर हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे तो टाइम पीरियड इधर आ जाएगा, यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, सिंपल है। सो एक रिवोल्यूशन जब वो कंप्लीट करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल को कंप्लीट करता है। तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2πr होता है, राइट, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ऑब्वियसली ये सर्कल में घूम रहा है, तो सर्कल में घूमने के लिए इसके पास कौन सी वेलोसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी है ना। क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में हमने बात की थी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टू अ सैटेलाइट सो दैट इट कैन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ओके, उसको कहते हैं हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी। और ये क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है gm/r, √gm/r। फिर हमने इसको सॉल्व किया, ये जो √gm/r है इसको हम लोगों ने ऊपर ले लिया, यानी इन्वर्ट कर लिया, तो ये हो जाएगा √r/gm। अब इस r को मैंने इसके अंदर डाल दिया, राइट, स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिया। तो स्क्वायर रूट के अंदर डालने के बाद क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो r का स्क्वायर हो गया r², और ये r ऑलरेडी यहाँ पर था, तो ये हो गया r³ डिवाइडेड बाय gm। ओके, तो ये जनरल फार्मूला हो गया आपका, यानी ये फाइनल फार्मूला हो गया। इसके ज़रिए से अगर आप इसको स्क्वायरिंग कर लेंगे दोनों साइड से, तो देखो आपको क्या मिलता है, t² विल बी इक्वल्स टू 4π² इंटू r³/gm। ओके, तो देखो 4π² इंटू ये जो gm आपको दिखाई दे रहा है, ये तो कांस्टेंट टर्म आ जाती है, यानी आप क्या प्रूफ कर सकते हैं यहाँ पर, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ को यहाँ पर आप प्रूफ कर सकते हो, जो कि केपलर्स का थर्ड रूल होता है। तो इस तरह से बेसिकली ये हो गए हमारे पीरियड ऑफ सैटेलाइट के बारे में। अब हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी की। सो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज मीन बाय द बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अगर हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को मात देने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी सैटेलाइट के पास होती है उसी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। सो बाइंडिंग एनर्जी की पहले हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं कि क्या होती है बाइंडिंग एनर्जी। ओके, सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एज अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ेगी, यानी काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो एक्सप्रेशन फॉर द बाइंडिंग एनर्जी के लिए, एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी के लिए पहले हम लोगों को टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ेगी। सो टोटल एनर्जी क्या होती है, तो टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी बहुत सिंपल होती है, जिसको हम लोग हाफ mv² कहते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं कि कोई सैटेलाइट जो है अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखें कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r इक्वल्स टू, राइट, g कैपिटल M स्मॉल m। कैपिटल M जो है ये मास ऑफ द अर्थ है, और ये जो टोटल r हम ले रहे हैं ये स्मॉल r ले रहे हैं, और ये जो स्मॉल m है ये मास ऑफ द सैटेलाइट है, डिवाइडेड बाय r²। तो यहाँ से m से m कट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, एक r यहाँ से कट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये जो है क्रिटिकल वेलोसिटी है। सो vc² इज इक्वल टू gm/r। अब ये r क्या है एक्चुअली, कैपिटल स्मॉल r क्या है, स्मॉल r कैपिटल R प्लस h होता है ना, ये h होता है और ये r होता है, तो r प्लस h होता है, तो आप यहाँ पर r प्लस h से भी इसे डिनोट कर सकते हो। तो अब अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी आराम से। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, दैट हाफ mv²। तो अगर हाफ एज इट इज़ रखते हैं यहाँ पर, m एज इट इज़ रखते हैं, और v² की वैल्यू डायरेक्टली अगर हम पुट कर देते हैं तो ये आ गई g कैपिटल M, राइट, अपॉन r प्लस h।
तो इसे अगर सही से लिख लेते हैं यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हमारे पास G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2R प्लस H, ये हो गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल लेते हैं? देखिए पोटेंशियल, अगर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि पोटेंशियल ऑफ द अर्थ क्या होता है। पोटेंशियल ऑफ द अर्थ होता है पोटेंशियल एनर्जी, अगर डायरेक्ट हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं यहाँ पर, तो पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं यहाँ पर लेते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल potential into mass of satellite. So potential energy will be equals to ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, माइनस जी कैपिटल M अपॉन R इंटू मास ऑफ सैटेलाइट। तो ये हो जाएगा आपका माइनस GMM अपॉन R। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को? पोटेंशियल एनर्जी को आप लिख सकते हैं माइनस GMM अपॉन R प्लस H। सो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी, इसको आप इक्वेशन 2 कह लीजिए, और जो हमने पहले लिया था इसे आप इक्वेशन 1 कर लीजिए, और इसे आप इक्वेशन स्टार कर लीजिए। तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेशन स्टार में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, सो सब्स्टिट्यूट equation 1 and 2 in equation star. Okay, so what we get here, the total energy will get here, total energy will be equals to kinetic energy plus potential energy, kinetic energy plus potential energy. So kinetic energy क्या निकाली हम लोगों ने, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2R प्लस H माइनस, है ना, ये देखो पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H। कितना बचा, ये इधर हाफ है, इधर -1 है, तो -1 से हाफ गया तो यहाँ पर माइनस हाफ बच गया। तो टोटल एनर्जी हमारे पास मिल जाएगी हमें माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2 इंटू R प्लस H। ये आ गई हमारी टोटल एनर्जी। अब देखिए इतनी टोटल एनर्जी जो होती है, इतनी टोटल एनर्जी के अपोजिशन में हमें एनर्जी सप्लाई देना पड़ती है, हमें एनर्जी उसको, ये जो टोटल एनर्जी है इसके अपोजिशन में हम लोगों को एनर्जी देना पड़ती है, और उसी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। सो एक्चुअल में बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो अगर मैं इसको निगेटिव कर दूंगा तो बाइंडिंग एनर्जी मेरी कितनी बन जाएगी यहाँ पर, तो बाइंडिंग एनर्जी मेरे पास हो जाएगी प्लस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H। सो दिस इज नथिंग बट टू आ जाएगा यहाँ पर, दिस इज नथिंग बट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट अ हाइट h। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, दिस इज द binding energy of satellite. So this is about the binding energy of satellite. Once again let me revise it. Okay, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू escape the satellite from the earth gravitational influence या earth gravitational field is called as a binding energy of the satellite. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट के एक्सप्रेशन के लिए हम लोगों को लेना होती है टोटल एनर्जी। सो अगेन वी कंसीडर वन ऑफ द सैटेलाइट ऑफ मास m इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ हैविंग अ रेडियस, यानी ऑर्बिट की जो रेडियस है वो r ले लेते हैं। तो टोटल एनर्जी हम लोगों को निकालना पड़ेगी। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले v² को कैलकुलेट किया। कैसे, तो देखिए जब भी सैटेलाइट जो होता है वो रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो सर्कुलर ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स।
तो इन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम लोगों ने इस इक्वेशन को यहाँ पर यूज़ कर लिया। ओके, और फिर बाद में हम लोगों ने क्या किया, इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पर v की वैल्यू हम लोगों को मिलती है, और v की वैल्यू क्या बन गई, जी एम अपॉन आर प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू बन गई, सॉरी, जी एम अपॉन आर प्लस एच, और इसी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ एम, तो एज इट इज से जी एम अपॉन आर प्लस एच। तो फिर इसको अच्छे से रीअरेंज करके हम लोगों ने लिख लिया, तो ये हमारे पास बन जाती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। फिर हम लोगों ने बात की पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू द मास ऑफ द सैटेलाइट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पिछले कुछ लेक्चर में मैंने आपको बताया, पिछला वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझ में आ जाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नथिंग बट द माइनस जी एम अपॉन आर इंटू मास ऑफ द सैटेलाइट इज स्मॉल एम। सो इनको कंबाइन करके अगर लिखेंगे तो माइनस जी एम एम अपॉन आर आता है। सो पोटेंशियल एनर्जी हो गई हमारी माइनस जी एम एम, यानी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच, ये आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें मिला है, बेसिकली इसे इक्वेशन स्टार में सब्सटीट्यूट किया है हम लोगों ने। ओके, इक्वेशन स्टार है हमारा। ओके, तो इक्वेशन स्टार क्या है, ये है हमारा इक्वेशन स्टार, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 इंटू आर प्लस एच माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। तो देखो यहाँ पर 1 है और इधर हाफ है, तो यहाँ से माइनस हाफ बच जाएगा, तो माइनस हाफ जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू 2 इंटू आर प्लस एच। तो ये हो गया बेसिकली हमारा टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी के अपोजिशन में जो होता है वो बाइंडिंग एनर्जी होता है, यानी बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी। तो हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट की और ये हमें एक्सप्रेशन यहाँ पर मिलता है। अच्छा, अगर हम इसके केसेस की बात करें तो ये केस कब का है, तो ये केस तब का है जब कोई सैटेलाइट जो है एक पर्टिकुलर हाइट पर रिवॉल्व कर रहा है, एक पर्टिकुलर हाइट पर रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन अगर मान लो कोई सैटेलाइट है वो अर्थ सरफेस पर रेस्ट है, तो अर्थ सरफेस पर अगर रेस्ट है तो क्या, तो अगर हम अर्थ सरफेस पर अगर हम रेस्ट कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी। तो समझ लेते हैं, वो कंडीशन को भी हम लोग समझ लेते हैं। सो मान लो अगर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, एक केस कंसिडर कर लेते हैं, राइट, एक केस कंसिडर कर लेते हैं, व्हेन द सैटेलाइट इज रेस्टिंग या रेस्ट बोलेंगे, रेस्ट ऑन अर्थ सरफेस। मतलब मान लो सैटेलाइट जो है अर्थ के ऊपर ही है, लॉन्च नहीं हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर रेडियस तो है ऑलरेडी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। तो टोटल एनर्जी कितनी बन जाएंगी इसकी, सो अगर हम टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल एनर्जी बन जाएगी यहाँ पर, अगर हम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई इस केस में, राइट। पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम। अब यहाँ पर आप आर प्लस एच भी नहीं ले सकते क्योंकि एच तो जीरो हो गया, यहाँ पर देखो एच कितना हो गया, जीरो हो गया, तो कितना बचा यहाँ पर, सिर्फ आर बचा। तो ये हो गई हमारी टोटल एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी आपके पास आ जाती है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, और फिर बाइंडिंग एनर्जी इसकी हो जाएगी आपके पास, बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल्स टू माइनस यानी प्लस हो जाएगा, यानी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर आ जाएगा। सो ये हो गई हमारी बाइंडिंग एनर्जी। कब की, केस क्या है, रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना, रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन अगर मान लो ये रेस्ट है, जैसे चॉपर खड़ा रहता है ना, रेस्ट है लेकिन एक हाइट पर रेस्ट है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आर के बदले आर प्लस एच आ जाएगा, है ना। एक और केस ले लेते हैं, सेकेंड केस, व्हेन रेस्ट एट height
H। सो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हमारा एक और बन जाता है, ये बन जाएगा हमारे पास G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H। दैट्स इट। अभी भी काइनेटिक एनर्जी जीरो ही होंगी यहाँ पर भी। सो दिस आर नथिंग बट द टू cases when the satellite resting on the earth surface and when the satellite rest at a height h, यानी हाइट पर है लेकिन रुका हुआ है। जैसे चॉपर खड़े रहते हैं, हेलीकॉप्टर जो होते हैं बेसिकली वो खड़े होते हैं, फिर वहाँ से जो फौजी वगैरह होते हैं वो नीचे उतरते हैं ना, देखा होगा आप लोगों ने। सो बेसिकली ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने डेरिवेशंस देखे, यानी मैथमेटिकल पार्ट था। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।